बनारस में वो हिंदू कॉलेज खोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स आते हैं। कलकत्ता में मदरसा खोलते हैं। तो उनका वो हिंदू स्कूल खोलने का, मदरसा खोलने का ये मोटिव था कि हम मतलब कि जो भारत की समाज और संस्कृति का संचालन होता है उसे बेहतर तरीके से समझे, उसके बाद उन पे शासन करना आसान होता है। इसी क्रम में आप देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि शासितों पर शासन करना आसान होता है अगर उनके हृदय को जीत लिया जाए। दिमाग की जगह उनके हृदय को जीत लिया जाए, उनके परंपरा रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग शासन किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिहार पे उसने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को आगे बढ़ावा दिया। यही विचारधारा आप देखते हैं कि जो जेम्स मिल आते हैं, ठीक है, जो है जेम्स मिल आते हैं, उपयोगितावादी दार्शनिक है, ये भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखते हैं। क्योंकि इनका मोटिव था कि इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि इस समय तक आते आते ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ गए थे। तो इन्होंने इस तरह से इतिहास लेखन किया कि एंशियंट इंडिया को इन्होंने हिंदू काल कह दिया, मिडाइवल इंडिया को इन्होंने मुस्लिम काल कह दिया, आधुनिक और जो ब्रिटिश काल था उसे उन्होंने आधुनिक काल कह दिया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति की। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रत्युत्तर में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने क्या मान्यताएं दी और क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, इस शुरुआती क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम उसका सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन आया। डीडी कोशाम्बी जी ने इसकी नींव रखी। उसके बाद रामचंद्र शर्मा, डीएन झा, रोमिला थापर जी, इन लोगों ने इस जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो लेफ्ट स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में, उसे आगे बढ़ाया। उसके बाद पर्यावरण वादियों ने अपना इतिहास लेखन किया, नारीवादियों ने अपना इतिहास लेखन किया। एक दलित इतिहास लेखन आया, जिन्होंने जो समाज के शोषित और वंचित लोग हैं जो हाशिए पे रहते थे, उनका भी इतिहास लिखा। इनका ये मानना था कि जो इतिहास है वो सिर्फ इतिहास जो है वो सिर्फ राज दरबार तक सीमित ना रह जाए, उसे बाहर निकाला जाए। इवन कि हम जहांगीर का इतिहास जब लिखते हैं, जब हम ताजमहल का इतिहास लिखते हैं, तो उसमें जो मजदूर कारीगर काम कर रहे थे उनका भी हम इतिहास लिखते हैं। तो इस तरह से सबल्टरन इतिहास लेखन आगे बढ़ा और ये धारा आगे बढ़ती रही, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था क्लास में कि हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास किसे कहते हैं। तो हमने समझा कि जो इतिहास तो सब बोल देते हैं, जो अतीत का अध्ययन है, अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो ये तो हमने पढ़ा, लेकिन हमने इसकी टेक्निकलिटी समझी कि हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। तो आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि इतिहास क्या होता है, टेक्निकल शब्दों में इतिहास क्या है, कोई मुझे बताएगा? इतिहास क्या है, मुझे कोई बताएगा आप लोगों में से? गोविंद यादव, गोविंद यादव आप क्लास में हैं? प्रतीक्षा गौड़। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। इतिहास क्या है? Sir, systematic study of the events that happen in past and gives us some हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं इवेंट्स की जो पिछले हो चुके हैं, और ताकि हम उनको रिपीट करके गलतियां ना दोहराएं। मैंने आपको बताया कि ये तो आपने सामान्य शब्दों में इतिहास बता दिए, तो मैंने आपको पहले ही क्लास में इंडिकेट कर दिया था कि इतिहास क्या होता है। सर ठीक है, मैं लेकिन मैं इसकी थी नहीं फर्स्ट टेक्निकलिटी क्लास पूछना में चाहता सर, मैंने बीच में ज्वाइन किया था सर। हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने अ, अभी ज्वाइन किया था सर, 2-3 क्लास पहले से सर। ठीक है, विवेक गर्ग आप बताएंगे कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री? ठीक। इतिहास का मतलब हम लोग लगाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, रिवाइज करा देता हूँ। पहले बताया था, इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा कालक्रम
जिसके बारे में हमारे पास जानकारी के सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। इतिहास से तात्पर्य है कि ऐसा कालक्रम जिसकी जानकारी के हमारे पास दोनों सोर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं और हमारे पास लिटरेरी एविडेंस भी है, मतलब पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। और इतिहास को पढ़ते समय हम उनका ध्यान रखते हैं। उस काल को इतिहास कहते हैं। जैसे अब हम समझते हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो इतिहास जब हम देखते हैं कि इतिहास जो टेक्निकली स्टार्ट होता है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से होता है, क्योंकि हमारे पास उस काल के पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। तो फिर आप
नेलिथिक एज, नवपाषाण काल की स्टडी की। नवपाषाण काल जैसी समाप्त होता है तो ताम्रपाषाण काल में आते हैं कि पाषाण के साथ तांबे का यूज होने लगा। पाषाण के साथ जब तांबे का यूज होने लगा तो उसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल के बारे में हमने समझा। ताम्रपाषाण काल के समय ही उसी बीच में नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, वो भी ताम्रपाषाण काल का एक भाग है। उसी समय हमने देखा कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल चल रहा था, तो महापाषाण काल के बारे में हमने समझा। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त की कि कैसे उनका नगरीकरण था, उनकी जानकारी के स्रोत क्या है, उनका समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कैसे व्यापार वाणिज्य वो करते थे, उनकी संस्कृति के बारे में, मूर्ति कला वगैरह के बारे में समझा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, जैसे कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था 2016 में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगरीकरण था उसने हमारे नगरीकरण को कितना इनपुट दिया। ये शब्द यूज किया गया था यूपीएससी के द्वारा कि कितना इनपुट दिया। तो चूंकि उस समय स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था और जो स्मार्ट सिटी है वो हमारे पेपर वन में सोसाइटी में भी है, तो वो सोसाइटी और हिस्ट्री को जोड़ के इस तरह से बहुत अच्छा क्लासिकल जो क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण है उन नगरीकरण ने किस तरह से हमारे स्मार्ट सिटी को, हमारे शहरों को इनपुट दिया। ठीक है। उसके बाद हमने वैदिक काल के बारे में देखा। हमने वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य को हमने देखा। हमने वैदिक समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था को देखा। हमने यहाँ पे आपसे चर्चा की थी कि बार बार एथिक्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन भारत में जो मेन एथिकल जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, हमारे उपनिषद। कि इवन जब हम सत्यमेव जयते की भी बात करते हैं तो वो उपनिषद से लिया गया। कोई भी हम बात करें, इवन जब गीता की बात करते हैं, अभी जन्माष्टमी थी, बार बार गीता की बात की जा रही थी, तो गीता क्या है, गीता उपनिषदों का निचोड़ है, एसेंस ऑफ उपनिषद, उसका सार है। तो उपनिषद के बिना तो नैतिकता की बात ही नहीं की जा सकती भारतीय समाज में। तो यहाँ से कभी एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ये मेरा गैस है और आप लोग भी थोड़ा ऐसा गैस किया करिए, स्मार्ट गैसेज है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उपनिषद के बाद हमने 6 BC में देखा कि कैसे वहां का जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उस इकोनॉमी ने किस तरह से चेंजेस लाए पॉलिटिकल सिस्टम में, कैसे समाज, संस्कृति, धर्म में। तो कैसे हमने देखा कि नए नए धर्मों का उद्भव हुआ, जैन धर्म का उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास हुआ, इवन यहाँ तक 62 संप्रदाय आ गए। 62 संप्रदाय आए। उसके बाद हमने देखा कि पहली बार भारत में इतने बड़े बड़े राज्य बने। पहले सरदार तंत्र होता था, इस समय हम देखते हैं कि जो वैदिक काल में जन होते थे वो उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए, और इस समय तक आते आते 16 महाजनपद हो गए, और 16 महाजनपद के साथ गणतंत्र रहा। तो हमने ये समझा, इनका पॉलिटिकल सिस्टम समझा, हमने अर्थव्यवस्था में समझा कि किस तरह से उत्तरापथ और दक्षिणापथ का क्रमशः विकास होता गया, किस तरह पहली बार पंचमार्ग आहत सिक्के आए। ठीक है। व्यापार वाणिज्य किस तरह से हो रहा है, किस तरह से समाज में महिलाओं की स्थिति देखी, हमने दासों की स्थिति देखी। और आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा 6 BC जब आगे बढ़ता है तो क्रमशः जो मगध साम्राज्य होता है, मगध एम्पायर जो होता है, वो अखंड भारत पे या भारत का जितना भी उस समय क्षेत्र था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम मौर्यों पे आए कि मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से राजा नंद को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव के क्रम में हमने पढ़ा कि इसी समय क्या हुआ कि भारत में दूसरा आक्रमण हुआ, एक बड़ा दूसरा आक्रमण हुआ। पहला ईरानियों के माध्यम से हुआ था और दूसरा सिकंदर ने किया। तो हमने देखा कि सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया उसके क्या कारण थे, उसका क्या नेचर था, उसके क्या परिणाम थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा मौर्य साम्राज्य में बार बार क्वेश्चन आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सीएम, तो चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां थी। तो उपलब्धियों के बारे में हमने देखा। फिर हम अशोक के बारे में आए। तो अशोक के बारे में हमने देखा कि अशोक की धर्म की नीति क्या थी। अशोक के राज्य के बारे में देखा हमने, पॉलिटिकल सिस्टम देखा, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, उसके शिलालेख अभिलेखों का हमने अध्ययन किया। शिलालेख अभिलेखों के माध्यम से हमने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के बारे में जाना और सारी चीजों को हमने देखा। मौर्य साहित्य को देखा हमने। मौर्य साहित्य पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि पहली बार इतना एक विस्तृत मात्रा में जो है हमारे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हुए, तो सोर्स से आ जाता है। इवन कभी हो सकता है कि मेगास्थनीज के माध्यम से ही क्वेश्चन आ जाए, कौटिल्य पे क्वेश्चन आ जाए,
जो अर्थशास्त्र है, जैसे कि अर्थशास्त्र एथिक्स में तो 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीपीसीएस ने पूछ लिया, तो बिल्कुल कल्चर में पूछ सकते हैं आपसे, एथिक्स में पूछ सकते हैं, तो वो सब चीजों पर हमने अध्ययन किया। उसके बाद आए थे हम कि जब हमने देखा है कि अखंड भारत में सत्ता स्थापित हुई, तो उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर के बाद हमने देखा किस तरह छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो गए। हम देखते हैं कि जो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मौर्य, ठीक है, पोस्ट मौर्य पीरियड में इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम समझते हैं, तो हम देखते हैं कि सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में संगम काल आया, ठीक है, और उसके बाद पहली बार यहाँ राज्य की स्थापना हो रही है संगम काल में। उसके ऊपर जब हम जाके देखते हैं दक्कन के क्षेत्र में, मतलब महाराष्ट्र में, उत्तरी कर्नाटक में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, वहां पर आंध्र सातवाहन वंश के रूप में पहली बार हमें कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट दिखाई दी, स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई मौर्योत्तर काल में आंध्र सातवाहन वंश के रूप में। इस वजह से बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है, क्योंकि पहली बार जो काम होता है उसमें एक इंटरेस्ट होता है, और वो आने वाले युगों के लिए, पीढ़ियों के लिए नींव का पत्थर होता है, ठीक है, वो नींव का पत्थर होता है। उस पर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी आगे बढ़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आंध्र सातवाहन वंश के। उसके बाद हमने देखा जो मौर्य थे, मौर्यों को रिप्लेस किया था ब्राह्मण वंशीय शुंग शासकों ने, तो शुंग शासकों के बारे में पढ़ा। इसी बीच में एक बड़ा रोमांचकारी, पराक्रमी, वैभवकारी एक राजा और राजवंश आता है खारवेल के रूप, उड़ीसा। तो हमने खारवेल का अध्ययन किया। उसके बाद हम देखते हैं जब ये सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित थे सुदूर दक्षिण में, संगम वंश के रूप में चोल चेर पांड्य। उसके बाद आप उत्तर की तरफ आएंगे तो दक्कन के पठार पे देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश। फिर जो मध्य गंगा की घाटी में आप देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा शुंग वंश, और उड़ीसा, थोड़ा सा उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में आपको मिलेगा खारवेल, ठीक है, खारवेल मिलेगा, राजा खारवेल, और चेदी जो है वो वंश का राजा था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में, तो नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में क्या होगा, वो ओपन एरिया था, और यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ये चीजें आप इंटरलिंक करिए, क्योंकि कोई भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आपकी समझ पे मिलेगा। क्वेश्चन आ चुका है कि जितनी भी सारी जो युद्ध हुए, जो मेजर युद्ध हुए, वो सब दिल्ली से ऊपर ही क्यों हुए, वो पानीपत का जो क्षेत्र है उस एरिया में क्यों हुए। तो हम देखते हैं कि यहाँ से भी आप एक कोई पॉइंट लेके अपने आंसर में डाल के अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में यहाँ पर आक्रमण हुए क्रमशः किनके, हिंद यूनानी के, हिंद यूनानी, टर्म समझिए, हिंद यूनानी, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। टू रीड बिटवीन द लाइन का बहुत महत्व होता है यूपीएससी में, और अब तो यूपीपीसीएस में भी होने लगा। हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ। कोई मुझे बताएगा कि हिंद यूनानियों के आक्रमण से आप क्या समझते हैं? मैं आप लोगों का थोड़ा सा एक आईक्यू, आपकी बिलियंसी चेक करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई बताएगा हिंद यूनानियों का जो आक्रमण हुआ मरणोत्तर काल में, उसे आप किस रूप में देखते हैं? आप लोग संकोच मत किया करिए, आप लोग लीड करेंगे अपने देश को, राज्य को, डिस्ट्रिक्ट को, आप लोग बोला करिए। मौजूदा काल में हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ, इससे आप क्या समझते हैं? सर एक तो सर हमें सर बाहरी दुनिया से सर संपर्क हुआ हमारा, और सर हमें मार्क्स हुआ हमारा यूरोप से। इतना ही बताया सर मुझे तो। ठीक है, सचिन जी ने ये बताया, कोई और बोलेगा? जी सर, आर्किटेक्चर का और बाकी आर्ट का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आई सर, साथ में इंडो ग्रीक्स के साथ में ही एस्ट्रोलॉजी आई थी। मैथमेटिक्स के भी काफ़ी अच्छे जानकार थे इंडो ग्रीक्स। फर्स्ट टाइम कॉइन्स भी इंडो ग्रीक्स के टाइम में इशू हुए थे, गोल्ड कॉइन्स। सर ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों को जानकारी इन्हीं से प्राप्त हुई थी। ठीक, ये आप लोग सब परिणामों पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब हिंद यूनानी कौन थे, ये यूनानी जिन्होंने आक्रमण किया?
सर सर ये यूनानी से मध्य एशिया से आए थे। सिकंदर, ये हिंदू यूनानी कौन थे? किसी ने कहा मध्य एशिया, और कुछ कोई बोलना चाहेगा? हिंदू यूनानी कौन थे? सर ग्रीक्स थे जो हिंदू कुश वाले रीजन में आके सेटल डाउन हो गए थे। ठीक, इनका आंसर काफी हद तक ठीक है। प्रतीक्षा ने बताया कि जो ग्रीक थे ये हिंदू कुश के क्षेत्र में आके सेटल्ड हो गए थे। मतलब आप जब देखेंगे ये कब सेटल्ड हुए, तो आप लोग आंसर खुद से भी किया करिए, खुद से निकाला करिए, अपनी दूरदृष्टि जो अपनी विजन है, आपकी मेमोरी है, उस पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि जो सिकंदर का जो अटैक हुआ, सिकंदर अपना एम्पायर कई लोगों के पास छोड़ के चला गया था। अब जिसके पास भी एम्पायर होगा वो हर कोई कोशिश करेगा कि वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करे। पूरे इतिहास में हुआ, इतिहास में कई बार आज भी होता है। एक इंसान की एक साइकोलॉजिकल होता है कि वो अपनी क्षमताओं का, अपने ऊर्जा का, संसाधन का, समृद्धि का, क्षेत्र का विस्तार करे। तो जो लोग वहां पे सेटल्ड थे, उन लोगों ने क्या किया, सेटल्ड लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया, अपने राज्य का एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। तो वो लोग थे हिंद यूनानी। और अगर आप लोग उनके परिणाम की बात करते हैं, तो उनके परिणाम की बात करने के क्रम में आप सबसे महत्वपूर्ण चीज क्यों नहीं बता दें? सबसे महत्वपूर्ण चीज है वहां की मूर्ति कला। जैसे आप देखते हैं कि उस काल में जो है भारत और यूनानियों के संपर्क से मौर्योत्तर काल में एक मूर्ति कला का विकास हुआ। वो कौन सी मूर्ति कला है? गांधार कला। गांधार कला यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है और आप लोग इतना सोच रहे हो आंसर देने में। गांधार मूर्ति कला का उस समय डेवलपमेंट हुआ। किसी ने बोला था कि उस समय जो है कॉइन पहली बार प्रचलन में आया। तो कॉइन उस समय पहली बार प्रचलन में नहीं आए, पहली बार उसमें लिखा गया कि ये किसने जारी किए, ये कॉइन किसने इशू की है। ये सारे महत्वपूर्ण कदम हुए। हाँ, ज्योतिष के क्षेत्र में काफी काम हुआ इस समय। जैसे कि हम गार्गी संहिता वगैरह भी देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत बेहतर काम हुआ। ये अच्छा आप लोगों ने पॉइंट खुला था। तो हम देखते हैं कि हिंदू यूनानी का आक्रमण हुआ। उसके बाद शकों ने आक्रमण किया। शक कुछ प्रजातियां थी इस समय मध्य एशिया में, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो उस वजह से उनकी मजबूरी भी थी। और इंडिया सबसे अच्छी जगह थी क्योंकि एक एकीकृत और संगठित साम्राज्य भी नहीं था। यहाँ पे रहना आसान है, यहाँ की सोसाइटी इस तरह की है, वो सबको एजिमुलेट कर लेती है। ठीक है, तो शकों ने भी आक्रमण किया। उसके बाद पहलव आए। तो पहलवों ने किया, ये पल्लव नहीं थे, पहलव थे। उसके बाद कुषाण आए। तो कुषाण भी लगभग चीन की सीमा का जो क्षेत्र लगता है वहां से कुषाण है। और हुविस्क और कनिष्क जैसे प्रतापी राजा भी हुए जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, परंपराओं को अपनाया और क्या किया कि विस्तार किया और हमारी संस्कृति को और ज्यादा सघन किया। और आज हमें वो गौरवान्वित महसूस कराती है, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। ये सब हो गया था। ये मैंने सोचा कि आप लोगों को रिवाइज करा दूं, काफी समय हो गया। थोड़ा सा कुछ लोग नए भी जुड़े हैं तो उन्हें बता दूं। इन सब चीजों के बारे में डेप्थ स्टडी डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में करें। ठीक है, अब आप लोग हमें ये बताइए कि लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? सर संगम साहित्य के बारे तो चेर वंश वाले में आपने बताया था उनकी चेर चोल पांड्य और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो संगम काल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, संगम पढ़ा दिया। खारवेल, खारवेल हो गया है? नो सर। नहीं सर, हार्बल नहीं हुआ है सर। खारवेल नहीं हुआ। तो आज हम लोग खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। और खारवेल के बारे में पढ़ के आप लोगों को मतलब काफी अच्छा लगेगा क्योंकि एक बार स्टेट का फॉर्मेशन होता है, बढ़िया से राज्य बनता है और इतना पराक्रमी वैभव राजा निकल के आता है, उसके बारे में आप लोग जानें। तो क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन आ सकता है खारवेल से ही आएगा क्वेश्चन, या आएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में जब हम देखते हैं कि हमें
एक प्रतापी राजा के बारे में पता चलता है, और वो प्रतापी राजा था खारवेल। तो क्वेश्चन आ सकता है खारवेल की उपलब्धियों पर चर्चा करें, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। प्री में आएगा कि हाथी गुम्फा विलेय किससे संबंधित है, किस राज्य में है, किस काल से है, खारवेल किस वंश का था, तो ये चीनी वंश का था। आप जब देखते हैं कि महाजनपद काल में अगर आप अपनी दृष्टिपात करें, तो महाजनपद काल में आपको एक चेदी वंश सुनाई देता है। वो चेदी वंश किस क्षेत्र में था, उसकी राजधानी क्या थी, चेदी राज्य था जो, कोई बताएगा? सर कलिंग। राजधानी तो उसकी सर उड़ीसा के क्षेत्र में। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ महाजनपद काल मतलब छठी सदी ईसा पूर्व में जो चेदी एक आपको महाजनपद सुनाई एमपी देता का होगा, था। चेदी। सर बुंदेलखंड एरिया में था, बुंदेलखंड रीजन में था सर, कैपिटल सुक्तमती थी। एक्सीलेंट, बुंदेलखंड के क्षेत्र में था, लेकिन बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो कई थे, मतलब 2-3 महाजनपद थे। कोई सर और बताएगा मुझे एक सुक्तमती कदम आगे? सर केन सुक्तिमती रिवर। थी, सोथीवती भी उसको कहते थे। बिल्कुल। उसकी चेदी की जो कैपिटल थी वो सुक्तिमती थी। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में पड़ता है, आधुनिक बुंदेलखंड बुंदेलखंड जो में है। कहाँ पड़ता है? सर यमुना नदी पर। केन नदी पर है सर, केन नदी पर। एक्सीलेंट, केन नदी पर है। और कोई आप मुझे जिले का नाम बताइए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग यूपीपीसीएस की स्टडी कर रहे होंगे, तो ऐसी चीजें आपके आंसर में आ जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे तो काफी फ्रूटफुल रहेगा वो। और लोग भी बोले, सर और लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, कुछ लोग ही सर बोलते रहते हैं, 4-5 सर लोग। सर महोबा जिला हो सकता है, महोबा बुंदेलखंड का, क्योंकि वहां पर छेदी राज्य से थे। आधा एक्सीलेंट, उदल जो थे ना उसी क्षेत्र से थे। एक्सीलेंट, आप सही जा रहे हैं, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। आला उदल की जो है वो चंदेल थे। वो पूर्व जी जी मध्यकाल में जिन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स बनवाए वो जी। चंदेल थे। हम आपको छठी सदी, उसकी लगभग 1200 साल पहले की बात कर रहे हैं, छठी सदी में ये बांदा के आसपास का जिला है, लेकिन वो लगा हुआ है बांदा। महोबा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है बांदा महोबा। तो अब आप ये देखिए, इतिहासकारों में एक शोध का विषय है कि ये क्या वही चेदी थे जो खारवेल कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म में कि मैं चेदी राजवंश से हूँ। तो ये क्या छठी सदी ईसा पूर्व का जो महाजनपद था, ये क्या वही है या कोई और है? तो अब ये इतिहासकार भी इसे लेके एक मत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक लाइन ऑफ थॉट दी, आप लोग सोचिएगा इस पर। ठीक है? तो मौर्योत्तर काल पे जब हम देखते हैं कि एक राजा जो है खारवेल, खारवेल उसमें अपनी जानकारी देता है। खारवेल के संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में उस अभिलेख से हमें जानकारी मिल जाती है। हाथी गुम्फा का मतलब ये, हाथी माने वो हाथी जैसी दिखती है, गुम्फा माने गुफा। वहाँ कई सारी ऐसी गुफाएं, हाथी गुम्फा है, रानी गुम्फा है। तो हाथी गुम्फा से ही अभिलेख मिला। इस अभिलेख से कुछ जानकारियां मिलती हैं जो आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, जिनसे आपको याद रहे। उसमें एक विशेष बात वो ये कहता है खारवेल कि एक तंसुली नहर थी। ठीक है? तंसुली नहर को उसने कलिंगी की तरफ मुड़वाया, और वो कहता है कि लगभग 200-300 साल पहले एक मूर्ति थी। 200-300 साल पहले एक मूर्ति थी जो यहाँ से राजा उठा ले गया था, जिनसे इनकी मूर्ति वो मैं वापस लेके आया। तो खारवेल के 200-300 साल पहले कौन सी घटना हुई होगी, आप बताइए? वो कहता है 200-300 साल पहले यहाँ से एक जिनसेन की मूर्ति ले जाई गई, जिसे मैं वापस लेकर आया हूँ। और वो जैन धर्म को संरक्षण भी देता था, प्रमोट भी करता था जैन धर्म को। पहले कौन सी ऐसी घटना हुई होगी जो घटना हुई थी पाटलिपुत्र के क्षेत्र से? सर एक कलिंग का युद्ध हुआ था, उससे रिलेटेड हो सकता है, कलिंग का युद्ध।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कलिंग का युद्ध 200 जो है 269 बिफोर क्राइस्ट में अशोक ने किया। अशोक ने वहां लाखों लोगों को मारा। उसका कहते हैं कि हृदय परिवर्तन भी हुआ उस युद्ध के माध्यम से। तो हो सकता है कि वहां से भी कुछ जुड़ा हो, वहां से भी इन दो राज्यों की कोई दुश्मनी हो, पाटलिपुत्र की और कलिंग की। और कलिंग का राजा है। तो वो इन बातों से क्या पता चलता है कि जो है वो जैन धर्म संरक्षण भी दे रहा है और वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी तो कर रहा होगा। किसी के राज्य में जाके वहां से मूर्ति ले आना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो वो मूर्ति भी लेके आया। और आपको एक और अच्छी बात पता चलेगी, मूर्ति जो है, मूर्ति के प्राचीनतम साक्ष्य ऐतिहासिक काल में आपको मिलते हैं मरणोत्तर काल में। 3D मूर्ति के साक्ष्य कह रहा हूँ, 3D रिलीफ नहीं, 3D रिलीफ तो अशोक ने भी बनवाई। तो वो आप देखो कि अशोक के पहले भी मूर्ति कला का प्रचलन हो सकता है कि अगर वो जिनसेन की धातु की मूर्ति लेके आया तो। ठीक है, ये भी जानकारी हमें मिल जाती है। अगली बात, उसके जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि कहते हैं कि उसने दक्षिण भारत की विजय की, सुदूर दक्षिण में कुछ राज्यों का संघ था उसे उसने हराया। आंध्र सातवाहन के जो कुछ राजा थे, क्षेत्र के थे, उन्हें हराया। उत्तरी गंगा की घाटी, मध्य गंगा की घाटी में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सारी बातें हमें खारवेल के अभिलेख से मिलती हैं। उसने सार्वजनिक उत्सव का आयोजन कराया। जो चक्रवात से कलिंग नगर था, वो उड़ीसा का जो क्षेत्र था, वो ध्वस्त हो गया था, उसका उसने रिनोवेशन कराया, पुनर्निर्माण कराया। ये सारे काम की हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन एक डाउट है। डाउट सबसे बड़ा क्या है कि उसका दूसरा प्रमाण नहीं है। दूसरा प्रमाण नहीं है। अगर कोई इतना पराक्रमी वैभवकारी राजा है जिसने अपने एम्पायर का इतना बड़ा विस्तार कर दिया उत्तर से दक्षिण तक, उसका कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है, एक ही सोर्स है सिर्फ, हाथी गुम्फा अभिलेख। और पहले क्या होता था, अभिलेख प्रशस्तियों की तरह होती थी। प्रशस्ति माने बड़ा चढ़ा के लिखवाना। तो हो सकता कि खारवेल ने अपनी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया हो, क्योंकि अगर वो इतना पराक्रमी राजा होता तो उस समय तो ग्रीक सोर्स भी लिखे जा रहे थे, प्लिनी भी लिख रहा था, स्ट्रैबो भी लिख रहा था, आंध्र सातवाहन वंश वाले भी लिख रहे थे, संगम कवि भी लिख रहे थे। ऐसी कोई घटना का कहीं तो जिक्र होता, किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में तो होता, किसी लिटरेरी सोर्स में तो लिखा होता कुछ। अगर इतना वैभवकारी राजा था जो कह रहा है कि हम हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक जीत लेते हैं, तो आप इतिहास को बहुत पैनी दृष्टि से आपको पढ़ना होगा। कि कहीं कुछ लिखा मिल गया तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो ऐसा ही था, लेकिन आप उसे खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण ना होना प्रमाण ना होने का प्रमाण नहीं। आप इस लाइन को समझ रहे हैं? प्रमाण ना होना प्रमाण ना होने का प्रमाण नहीं। अगर आपके पास प्रमाण भी तो नहीं है कि वो ऐसा राजा नहीं था। समझ रहे हैं आप लोग खारवेल के बारे में? खारवेल के साथ कितनी चीजों को आप समझ रहे हैं? उस समय आप देख रहे हैं कि आंध्र जो है जीपीएस है, जीपीएस माने गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पीछे पुत्र। हाँ। अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं वो। अश्वमेध यज्ञ तो साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। अश्वमेध का घोड़ा तो प्राकृतिक रूप से पूरे क्षेत्र में दौड़ता था, वो अपना लोहा मनवाता था। उसी समय पश्चिमी भारत में अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं और पूर्वी भारत का राजा भी कह रहा है कि मेरा साम्राज्य पूरे भारत में स्थापित। कहीं ऐसा सोर्स भी नहीं है, सिक्के वगैरह ढलवाए गए हो, कोई आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी नहीं। बात तभी प्रमाणित होती है जो साहित्य के साथ पुरातत्व भी जिसकी पुष्टि करे। तो आपने खारवेल अगर आपने इतने अच्छे से समझ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन कोई बनाया, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का प्री हो, चाहे मेंस हो, आप उसे आराम से कर लेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब नो सर।
अब हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नो सर, सिर्फ चोल चेर पांडे पढ़े थे सर। ठीक है, चोल चेर पांडे के बाद आ पढ़ा जाओ। अच्छा, संगम हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने आज खारवेल भी कर लिया है। खारवेल में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, और जनरल स्टडी में आपको जनरल ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी नहीं लाना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी के माध्यम से क्वेश्चन आपको निकाल लेना है। अब हम लोग आंध्र सातवाहन वंश पढ़ते हैं। चूंकि आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती होगी, तो जब आप आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम आंध्र सातवाहन वंश की जब भी इतिहास पढ़ो तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। व्हाट टू स्टडी इन हिस्ट्री, व्हाट टू स्टडी इन योर टॉपिक। तो जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके बारे में इतिहास में आना चाहिए कि उस जानकारी के सोर्स क्या है। अच्छा, इसके माध्यम से जब भी आप इतिहास का क्वेश्चन लिखें तो आप लोग जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमेशा एक प्रॉब्लम आती होगी कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें। तो इंट्रोडक्शन जब आप हिस्ट्री का लिखते हैं तो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिखते समय आप उसका सोर्स बता सकते हैं। जैसे आपने खारवेल के बारे में लिखा, खारवेल की उपलब्धियों की चर्चा करें, प्रश्न आया, तो आप कहाँ से बता सकते हैं कि मरणोत्तर कालीन प्रतापी राजा खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा विलेख से मिलती है। सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन है इतिहास में। एक तो आप क्या बताइए, सोच बताइए, क्योंकि इतिहास और साहित्य में यही अंतर है कि इतिहास सोच से चलता है। दूसरी बात, देश और काल का जरूर उल्लेख करें। इतिहास में कोई भी घटना हुई हो, स्पेस टाइम सर्कमस्टेंसेस, देश काल परिस्थिति का जरूर उल्लेख करें। ये लिख लीजिए, कभी भी इतिहास का उत्तर लिखें उसमें देश काल परिस्थिति और ये चीजें आपकी प्रस्तावना में आना चाहिए, और सोर्स, तब वो प्रस्तावना अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जब भी पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लिखें तो कोशिश करें कि आर्टिकल जरूर आए। ठीक है, जब ज्योग्राफी लिखें तो कोशिश करें अक्षांश देशांतर वगैरह जरूर आए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इनके हम सोर्स देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा क्लास होल्ड करें। तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जब हम देखते हैं तो आंध्र सातवाहन वंश में सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी जानकारी के सोर्स क्या है। और जब भी आप सोर्स की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, साहित्यिक सोर्स और पुरातात्विक सोर्स। तो साहित्यिक सोर्स में कैसे बताएंगे आप, देशी सोर्स, विदेशी सोर्स। देशी सोर्स में क्या बताएंगे, धार्मिक सोर्स, अर्थ के सोर्स, काम, मोक्ष के साहित्य, ठीक है, वैज्ञानिक साहित्य। उसके बाद जब आप पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा करेंगे तो आप बताएंगे उनके कॉइन्स, देखेंगे आप उनने कितने तरह के कॉइन्स चलाए, बड़े सिक्के, छोटे सिक्के, प्रोटीन का सिक्का, शीशे का सिक्का है, लोहे का सिक्का, जाने कितने प्रकार के सिक्के चला रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे उनके भवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो पत्थर के अवशेष मिले, उनके शिलालेख मिले, नाना घाट अभिलेख मिला। ठीक है, तो ये अभिलेख और रोमन सिक्के मिले कई जगह से, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आंध्र सातवाहन वंश के समय में आप देखोगे इंडिया का ट्रेड रैपिडली डेवलप हो रहा है उस समय, और वो ट्रेड का जो डेवलपमेंट का सेंटर है वो यही है गुजरात महाराष्ट्र, जहाँ उनका एम्पायर है। यहीं से हम जो वेस्ट है, जो यूरोप है, यूरोप और इंडियन कॉन्टिनेंट का, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किस तरह से ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड के बारे में, ट्रेड रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसी समय देखो हिप्पोलस ने मानसून की खोज कर दी। तो हिप्पोलस ने जब मानसून की खोज की तो ट्रेड और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। एक दो साल में थे, यहाँ से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, जो मौर्योत्तर काल की इकोनॉमी, और स्पेशली मौर्योत्तर काल की इकोनॉमी कहाँ में जाती है, आंध्र सातवाहन पे चली जाती है और कुषाणों के चली जाती है। तो हम आंध्र सातवाहन वंश अच्छे से पढ़ लेते हैं। आंध्र सातवाहन वंश का थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या समझ नहीं पाते होंगे कब गौतमीपुत्र सातकर्णी आया, कब पुलवामी आया, कब जो है यूनानियों के अटैक हो रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है, तो वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। उस समय एक विशेष बात आप इंडियन सोसाइटी और कल्चर में देखेंगे, वो बात क्या है, इस समय अगर मुझे कोई बताए कि इंडियन सोसाइटी में एक सबसे जबरदस्त चीज हो रही है जो आंध्र सातवाहन वंश के माध्यम से हो रही है, कोई बताएगा मुझे क्या है?
और भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई थी मैंने। बहुत अच्छी बात है। भूमि दान देने की जो प्रथा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। उसने तो लगभग 1000-1500 सालों तक पूरे भारत को प्रभावित किया है। ठीक है, और सामंतवाद वगैरह है। कोई और बताना चाहेगा? लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। कोई और बताएगा? आनंद सातवाहन ने सर भारतीय समाज सर ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था जो थी वो फिर से आने लगी समाज में। नहीं, वो तो इसका और भी समर्थन काल में किए हुई थे है। वो। अच्छा, ये तो समर्थन हुआ, और भी काल में हुआ है। लेकिन ऐसी क्या प्रोमिनेंट चीज की आनंद सातवाहन ने जो उत्तर भारत के समाज, सुदूर दक्षिण का समाज, दक्कन के समाज, इनको बहुत गहराई से प्रभावित किया सकारात्मक रूप में? कोई बताएगा? और बताइए, आप लोग अच्छा सर सोच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भी इसमें था क्योंकि मातृ सत्तात्मक था ये एक्सीलेंट, महिला सशक्तिकरण, जो वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे ये देखोगे कि अपनी माँ का नाम लगाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह सभी लगाते हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी माँ का नाम लगाते हैं। नाना घाट नासिक अभिलेख भी देखो कि महिलाओं के द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया। इवन अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री का जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं द्वारा उत्कीर्णित अभिलेखों के बारे में प्राचीन काल में महिलाओं ने जो अभिलेख खुदवाए हैं, उनके माध्यम से उस समाज की संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें। तो मेन फोकस कहाँ था और कहाँ पे खुदवाया महिलाओं ने? आनंद सातवाहन में। इनडायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन था। और क्या हुआ? और कोई बताएगा? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंक करिए, थोड़ा सोचिए। और हम आपको समाज में हमेशा पहला पॉइंट वही बताते हैं, पहला है, दूसरा उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है इस समय। आंध्र सातवाहन वंश उस सेतु की तरह था जिसने दो राष्ट्रों को मिलाया। वो रास्ते क्या थे? उत्तर भारत का समाज और दक्षिण भारत का समाज। इवन जो आर्य अनार्य संस्कृति थी, उसका बेहतरीन समायोजन, समंजस जो था, वो आंध्र सातवाहन वंश के समय हमें दिखता है। उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों को मिलाया। राजपूतों ने भी मिलाया रक्त संघर्ष के माध्यम से। लेकिन जरूरी नहीं कि संस्कृतियों का समायोजन और उनका योजन और सामंजस्य युद्ध के माध्यम से हो। आनंद सातवाहन वंश ने शांति के माध्यम से समायोजन किया, शांतिपूर्ण से अस्तित्व को बढ़ावा दिया, उस सेतु का काम किया जिस सेतु की उस काल में जरूरत थी और हमेशा जरूरत रहती है कि समाजों को मिलाए। आज आप तालिबान में देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, एक बड़ा प्रोमिनेंट हमें यहाँ पे कारण दिखता है। तो ये सारी चीजों पर चर्चा, आंध्र सातवाहन वंश पर चर्चा जो है, और उसके बाद जो कुषाण है, जो नॉर्थ वेस्ट से अटैक हो रहे हैं, ये अगली क्लास में हम समाप्त कर देंगे। शुंग वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, चीजें समझ में नहीं आती है मरुत्तर काल की। आजकल प्रश्न बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में जो भी आपके डाउट होंगे या जो भी होगा, मैं अच्छे से यहाँ पे कवर कराऊंगा। और दम से मेहनत करिए। ये आपके, मैं कहता हूँ, जो 30-40 दिन है, जिंदगी में ऐसा गोल्डन टाइम नहीं आएगा जिन लोगों के एग्जाम है, क्योंकि सारे एग्जाम हैं, लगातार लगे हुए हैं। कोविड से घर, परिवार, समाज, देश सब बहुत ही बुरी स्थिति में, सब परेशान है। तो लाभ सिर्फ ना अपने भविष्य के लिए उठाइए, बल्कि ऐसे काम करिए जिससे समाज को फायदा हो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, अपने रोजगार खो दिए। ठीक है, बहुत जितनी भी मेहनत कर सकते हो उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। इस बार सिलेक्शन ले लीजिए और लग जाइए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन जो है इलाहाबाद हाई में जो वैकेंसी आई है, आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो एक दिन रख लीजिए उस प्रमोशन किस तरह से हम चर्चा कर लेंगे। और ये जो है कुषाण वाला जो है, कुषाण वंश, ये सब हम कंप्लीट करा के गुप्त कोशिश करेंगे कि गुप्त एम्पायर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।